नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। बहुत से अपने पार्टिसिपेंट्स हैं जो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो 7:05 को हम ये सेशन शुरू कर देंगे। काइंडली हमारे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पा सरजीने है और आज के इस स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का सेशन वाकई स्पेशल है क्योंकि अपने बच्चों के संबंधित है, उनके फ्यूचर के संबंधित है। और आज का सेशन जो एड्रेस करने वाले हैं वो एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानर है। पिछले 17 साल से वे अविरत सेवा दे रहे हैं पॉलिसी धारकों को और उनके पास लगभग 12,000 से भी अधिक पॉलिसी धारकों को वो सर्विस दे रहे हैं अविरत। वे लाइफ मेंबर है MDRT यानी मिलियन डॉलर राउंड टेबल USA के, और पिछले लगातार 10 साल से वे कंसिस्टेंटली कोर्ट ऑफ द टेबल यानी COTA खिताब हासिल कर रहे। वे लाइफ मेंबर है इंडियन फाइनेंशियल प्रोफेशनल एसोसिएशन मुंबई के। साथ ही वे लाइफ मेंबर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस मुंबई के। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे इस तरह के सेमिनार्स एड्रेस किए हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के हमारे स्पीकर रिस्पेक्टेड स्मिता R प्रभुदेसाई मैडम का। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू सो मच। या कुंदे मृतुषारहार धवला या शुभ्रवस्तामृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिवीर देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ शिल्पा मैडम को कि उन्होंने इतना अच्छे से मेरा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू वेरी मच मैम। और आगे की बात आपके सामने रखने से पहले मैं एक बार आप लोगों के साथ में अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सब लोग जो आज अपना आने वाला 1 घंटा हमारे साथ में बिताने के लिए टाइम दे के यहाँ पे आए हैं, उन सबको मेरी तरफ से एक वार्म वेलकम है कि आप लोग आज यहाँ पे इतनी भारी तादाद में प्रेजेंट है। थैंक यू वेरी मच। और आज का जो सब्जेक्ट है ये हमारे बच्चों से रिलेटेड है। मतलब हम लोग ऐसा कुछ बात आज करने वाले हैं कि जिसमें हम लोग अपने बच्चों के लिए एक फाइनेंशियल गार्डियन कैसे क्रिएट करें इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं एक सवाल आप लोगों से पूछती हूँ। ये सेशन थोड़ा सा इंटरैक्टिव होएगा। कुछ क्वेश्चंस हम लोग आप लोगों से पूछेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, आपके लैपटॉप के स्क्रीन पे पॉपअप होने वाले हैं, आप उसको आंसर दे सकते हैं। तो हमारा आपका इंटरैक्शन थोड़ा सा होएगा, तो ये फेस टू फेस मीटिंग होने जैसा फीलिंग आ सकता है। इसके लिए मेरा ये एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि आप लोग डेफिनेटली वो क्वेश्चन आंसर्स में हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हम लोग सब लोगों के पास में ना अपने घर का चाबी होता है, बट क्या हम लोग अपने घर का एक एडिशनल चाबी अपने किसी रिलेटिव के पास में, या मतलब किसी और रिश्तेदार के पास में, किसी फ्रेंड के पास में, या फिर अपने किसी पड़ोसी के पास में रखते हैं? फ्रेंड्स, आप लोग रखते हो अपने पड़ोसी के पास में, फ्रेंड्स के पास में, या रिश्तेदार के पास में अपने बच्चों अपने घर की चाबी? आप लोग यस नो में आंसर दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ हम लोग है ना रखते हैं। अच्छा, हम लोग क्यों रखते हैं? हमारे पास में अपने घर का 93% लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ रखते हैं।
बहुत हम लोग हमारे पास में है ना अपने घर का चाबी है, लेकिन फिर भी हम लोग एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ चाबी क्यों रखते हैं कि समझिए बाय एनी चांस वो चाबी हमसे मिस हो जाए, या कभी इमरजेंसी में हम लोग नहीं आ पा रहे लेकिन हमारा घर खोलना पड़ रहा है, किसी को कोई इमरजेंसी है इस वजह से, तो इस किसी भी रीजन की वजह से ना हम लोग अपने घर का एक एक्स्ट्रा चाबी है ना, कभी किसी पड़ोसी के पास में कोई से मम्मी पापा अगर अलग है तो मम्मी पापा के पास में, भाई बहन अगर अलग है तो उनके पास में, या किसी फ्रेंड के पास में हम लोग अपने घर का एक एक्स्ट्रा चाबी सिक्योरिटी रीजन के लिए रखते हैं। तो आज जो मैं सब्जेक्ट बात करने वाली हूँ ना, वो कुछ ऐसा ही है कि हम लोग एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ कीज अपने बच्चों के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। आगे मैं आपको एक 3 मिनट का वीडियो दिखाने वाली हूँ। ये वीडियो देखने के बाद में उसमें कुछ चीजें हैं जो आज के मेरे सब्जेक्ट को 100% रिलेट करती है, मतलब आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं वो 100% आपको इस वीडियो में से मालूम पड़ेगा। और ये वीडियो आप लोग देखिए 3 मिनट का, इसके बाद में हम लोग कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे। Dear Dad, I've thought of you a lot since you have gone away. I think of you and miss you each hour of the day. We did not think we would lose you. You were so big and strong, but when that awful sickness came, you did not linger long. They say you are never coming back. It makes me feel so blue. I thought I would sit right down and write these lines to you. You know the nice big house we had? My mother, you and me used to be. Well, we do not live there anymore, for we have moved, you see. The landlord, he was awful and he would not let us stay. For when the rent day came around, my mother could not pay. She went to work the other day, but I can't tell you where. Because she said you will feel so bad if you knew she was there. I wish I could help her, but I am so small, you see. I wonder why God took my dad instead of taking me. I guess I won't go far in school as you wanted me to do, for mother says it costs so much that she cannot see me through. Our neighbors say it is all your fault because you did not buy the plan that you were asked so hard to take by the life insurance man. I know you meant to buy it, for I heard you tell the man that you would think it over and someday take the plan. I guess I've told you all that I had better tell, and hope that you will forgive me if it doesn't sound so well. Just one more thing I'll tell. When I get to be a man, I intend to do some business with the सो फ्रेंड्स, लाइफ में हम लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि लाइफ बहुत स्मूथ जाएगा, जब तक हम लोग हैं तब तक हम लोग अपनी फैमिली की हर जरूरत को पूरा करेंगे और उनको हर परिस्थिति में हम लोग उनको सुरक्षा देंगे। ये हमारा विचार है कि लाइफ ऐसा ही चलेगा,
बट समटाइम्स लाइफ ने हमारे लिए कुछ और सोच के रखा होता है। वो जो अम्ब्रेला पकड़ के आप इतना स्ट्रांगली अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो अम्ब्रेला उनके लिए उनके सर के ऊपर ना रहे। और इसलिए आज का सब्जेक्ट है कि हम लोग ऐसा कुछ करें कि हमारे बच्चों के लिए एक फाइनेंशियल गार्डियन तैयार हो। मतलब ऐसा कोई होना चाहिए कि मेरे रहते हुए मैं अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई पालन पोषण के लिए जो लगता है वो सब कुछ मैं करूंगी। भगवान ना करे अगर मुझे इस दुनिया को छोड़ के जल्दी जाना पड़े, तो मेरे बच्चे के लिए वो जो आर्थिक जरूरत है ना, वो डेफिनेटली कोई ना कोई करेगा। ऐसी तैयारी मुझे अपने बच्चों के लिए करके रखनी ही चाहिए। और इस सब्जेक्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि ये क्यों करना चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे कि ये क्यों करना चाहिए, इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उसके क्या फायदे होंगे इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। अब मेरा आप लोगों में से, आप सब लोगों से एक क्वेश्चन है, आपने कितना पढ़ाई किया? बहुत सारे लोग ऐसा बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे बैठे हुए लोग अलग अलग रेंज से हो सकते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने 10th 12th तक पढ़ाई किया हो, ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया हो, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया हो। लेकिन मेरा आपसे एक सेकेंड क्वेश्चन है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको इससे ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए था? थोड़ा और अगर पढ़ाई किया होता तो अच्छा होता, क्या ऐसा आपको लगता है? आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा और पढ़ाई करना चाहिए था? आई होप आप लोगों ने आंसर किया है। गणेश सर, पोल दिख सकता है? तो ये क्वेश्चन मैंने इन पर्सन अभी तक, ओके राइट, सो 84% लोगों को ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा और पढ़ाई करना चाहिए था। जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा और पढ़ाई करना चाहिए था। ऐसा क्यों लगता है मालूम है? क्योंकि जिस वक्त हम लोग पढ़ रहे थे ना, उस वक्त हम लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये पढ़ाई बस हुआ, लेकिन आज ऐसा लगता है कि पढ़ना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई छोड़ने का, जनरली हम लोगों ने ना अपनी पढ़ाई छोड़ने का दो ही रीजन होता है, जिसमें का पहला रीजन जो होता है ना, वो ये होता है कि है ना, परिवार का फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना, वो हमारे आगे के पढ़ाई को सपोर्ट करने जैसा नहीं होता। मतलब हमारा पढ़ाई करने का बहुत इच्छा था, लेकिन कुछ फाइनेंशियल कंडीशन परिवार में ऐसे थे जिस वजह से हम लोगों को अपनी पढ़ाई को रोक देना पड़ा। बहुत कम जगह पे ऐसा भी होता है कि मम्मी पापा हमारे पीछे थे कि आप लोग पढ़ो, लाइफ में कुछ बन जाओ। हम लोग, गणेश सर आपको म्यूट करना होगा, आप लोग लाइफ में कुछ बन जाओ, ऐसा मम्मी पापा हमारे पीछे थे कि आपको पढ़ लिख के कुछ बन जाना चाहिए। लेकिन हमको ऐसा लगा कि नहीं, बस अभी इतना पढ़ाई पूरा हुआ, ऐसा हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन हम लोगों ने आज जो भी किया हो, हम लोग दोबारा यू टर्न लेके जाके पढ़ाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज हम लोग जिस पोजीशन में है ना, हमारे ऊपर हमारे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपने बच्चों का पालन पोषण, उनका पढ़ाई लिखाई, मम्मी पापा का दवाई वगैरह, ये सब कुछ मैनेज करना है। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में आप दोबारा एजुकेशन शुरू करें, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब भी एक घर में एक नया बेबी आता है ना, हर मम्मी पापा अपने बच्चे के लिए सपना देखते हैं। क्या आपने अपने बच्चे के लिए ऐसा कुछ सपना देखा है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पायलट, ऐसा कुछ बना हुआ देखना चाहते हो? एडवोकेट, ऐसा कुछ बना हुआ देखना चाहते हो? ऐसा ड्रीम आपने देखा है अपने बच्चों के लिए? ऐसा हो सकता है कि आपने कोई स्पेसिफिक ड्रीम नहीं देखा हो, लेकिन जनरली सब पेरेंट्स अपने मम्मी पापा, सब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक ड्रीम जरूर देखते हैं। मतलब वो ड्रीम स्पेसिफिक नहीं होएगा, लेकिन ऐसा जरूर सोचते हैं कि मेरे बच्चे अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर सके जो मैं खुद नहीं कर सकी। ये ड्रीम मेरे हिसाब से हर मम्मी पापा का होता है। देखिए 94% पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ, हम लोग अपने बच्चों के लिए ड्रीम देख रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ बन जाए, है ना।
अब जब भी एक बच्चे का जन्म होता है ना, तभी हर मम्मी पापा ना ऐसा सोचते हैं कि उनको उनकी लाइफ में जो जो चीजें नहीं मिली वो सब चीजें हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। ये हर मम्मी पापा सोचते हैं कि मुझे मेरी लाइफ में जो नहीं मिला वो सब कुछ मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को सब कुछ मिले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों को क्या मिलनी चाहिए ऐसा आपको लगता है? कि क्या ऐसी चीज है जो अपने बच्चों के लाइफ में सबसे जरूरी है या सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट आपकी तरफ से आपके बच्चे के लिए होएगा? पैसा या एजुकेशन? लाइफ में पैसे बहुत जरूरी है। बहुत सारी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं जो सिर्फ पैसे से हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली 95% लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों के लाइफ में एजुकेशन होना जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लिए आपने बच्चों को बहुत सारा पैसा दिया तो वो पैसे को मैनेज करना उनको आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने उनको एक बहुत अच्छा एजुकेशन दिया तो पैसा कमाना, टिकाना और बढ़ाना तीनों चीजें उनको अच्छे से करने के लिए आएगी, और इसके लिए बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। मैं आपके साथ में ना एक स्टोरी इसके बाद में शेयर करने वाली हूँ। ये स्टोरी नहीं है, एक रियल लाइफ इंसिडेंस है। इन जिनका आप अभी एक न्यूज़पेपर कटिंग देख रहे हैं, ये पढ़ने के लिए तो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं ये स्टोरी क्या है ये बताती हूँ। जिनका आप फोटो देख रहे हैं ये मिस्टर राज पाटिल है। मैं इतनी फॉर्चुनेट हूं कि मैं राज के पापा से मिल सकी थी। उनके पापा ने एक बार हमारे ऑफिस में विजिट किया था, और जब वो विजिट किया था कुछ बातें उनसे की, और वो बातों ने मुझे मतलब वो बातों ने और ज्यादा ये इंसिस्ट करवाया कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। सो मिस्टर राज के पापा जो है, उनका भाईकला स्टेशन के बाहर एक मोची का दुकान है। वो जब भी बॉम्बे में आए थे, वो अपने मन में एक सपना लेके आए थे कि उनको बॉम्बे में आने के बाद में खुद के लिए एक घर खरीदना है। ऑब्वियसली हम में से बहुत सारे लोग ये सपना देखते हैं कि हमको अपना एक घर क्रिएट करना है। बट राज को एक दो छोटे और भाई है, मतलब उनको 3 बेटे थे। किसी फ्रेंड ने उनसे ऐसा कहा कि तुमको घर अगर खरीदना है ना, तुम आज नहीं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कभी भी खरीद सकते हो, लेकिन अभी अगर अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स तुमने चालू किया, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर तुमने कोई तैयारी अभी से करके रखा ना, तो वो ज्यादा जरूरी हो जाएगा। वो बहुत होशियार थे और उन्होंने अपने फ्रेंड्स की ये बात मानी, और उन्होंने अपने लाइफ का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए किया। और इसकी वजह से आज मिस्टर राज पाटिल जो है वो यूएसए में एक बहुत बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। उनके दूसरे भाई जो है वो पूना में सेटल्ड है, एक डायरेक्टर लेवल का काम कर रहे हैं। छोटे वाले भाई बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट है और वो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। और राज पाटिल जी के पापा आज चेंबूर में जिस घर में रहते हैं ना, उस घर का कीमत करीब 2.5-3 करोड़ रुपया है। अब मुझे बताइए, अगर अंकल ने बच्चों को पढ़ाने की जगह पे घर खरीदने के बारे में सोचा होता तो क्या बच्चे आज इस लेवल पे पहुंचते? नहीं। अच्छा, क्या वो 2.5-3 करोड़ का घर ले पाते? शायद नहीं ले पाते। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के पढ़ाई को प्रायोरिटी दिया, इसकी वजह से उनका लाइफ जो है ना वो बहुत अच्छा हो गया। मतलब खुद का उनका भी लाइफ बहुत अच्छा हुआ और तीनों बच्चों का लाइफ भी बहुत अच्छा वो कर सके। ऐसा बोलते हैं कि हमारा एजुकेशन और हमारा इनकम जो है ना, ये इक्वली प्रोपोर्शनेट रहता है। मतलब आपने जितना पढ़ाई किया उसके हिसाब से आपको इनकम मिलेगा। जितना पढ़ाई ज्यादा उतना ज्यादा। लोग ऐसे होते हैं, धीरू भाई अंबानी जी जैसे, जिनको कम पढ़ाई में भी बहुत सारा इनकम होता है। सो अभी तक की मेरी बात के साथ में हम लोगों ने ये फाइनल किया कि हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए पढ़ाई होना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब एक बहुत अच्छा एजुकेशन हम लोग अपने बच्चों के लिए दे, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आप लोग इसमें मेरे साथ में एग्री करते हैं?
आप लोग चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, यस नो जो भी आपको लगता है ना। तो हम में से सब लोगों को ऐसा लगता है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज इंडिया में क्या सिचुएशन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग यस ऐसा लिख रहे हैं, है ना। आज इंडिया में क्या सिचुएशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी जब भी एक बच्चे का जन्म होता है वो जूनियर सीनियर केजी से अपना पढ़ाई चालू करता है, तो जूनियर सीनियर केजी से लेके 10th 12th तक का उस पढ़ाई है रेगुलर इनकम में से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। 10th 12th स्टैंडर्ड तक का पढ़ाई उसका हमारे रेगुलर इनकम में से मैनेज हो जाएगा, लेकिन सही में जो उसके पढ़ाई के लिए खर्चा आएगा ना, वो आएगा उसके 12th स्टैंडर्ड के बाद में, जब वो अपने लिए एक करियर चुनेगा। मतलब वो 12th स्टैंडर्ड के बाद में ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या मुझे यूएस जाके पढ़ाई करना है, या जो कुछ भी वो अपने लिए एक प्रोफेशन 12th स्टैंडर्ड के बाद में सिलेक्ट करते हैं। और जिस वक्त वो अपने लिए एक प्रोफेशन सिलेक्ट करते हैं उस वक्त हमारे पास में एक बड़ा सा फंड होना चाहिए उनकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए। बट ये एक सर्वे है जो किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने ये सर्वे किया था, जिसके अंदर उन्होंने कुछ बातें बताई कि आज पढ़ाई के मामले में बच्चों की क्या सिचुएशन है। अगर इंडिया में 100 बच्चे आज 10th 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम पास करते हैं, उसमें से 61% बच्चे ऐसे हैं जिनको अनवांटेड एजुकेशन लेना पड़ता है। मतलब बच्चे को बनना था डॉक्टर, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन सकता, इसके लिए वो कुछ पैरामेडिक करता है, मतलब वो या फिर बी फार्मा कर लेगा या और कुछ कर लेगा। बच्चे को इंजीनियर बनना है लेकिन वो बन नहीं सकता है। ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो हॉबी है, हमारा जो ड्रीम है, वो ड्रीम अगर हम लोग फुलफिल कर सके तो हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताती हूँ। सचिन तेंदुलकर जी को क्रिकेट खेलना पसंद था। क्रिकेट में करियर बनाना फाइनेंशियली इजी नहीं था, लेकिन सचिन तेंदुलकर जी के मम्मी पापा ने वो तैयारी दिखाई, उन्होंने अपने बेटे के ऊपर उतना इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर जी ने केवल अपना नहीं, अपने फैमिली का नहीं, अपने खानदान का नहीं, हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। लेकिन 61% बच्चों को इंडिया में अपने मन के खिलाफ करियर सिलेक्ट करना पड़ता है, और इसका असर जो है ना वो केवल उस बच्चे के ऊपर नहीं पड़ता है, उसके जनरेशंस के ऊपर पड़ता है। मैं एक एग्जांपल और बताती हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते थे, रिटायरमेंट को 2 साल बाकी था। उनकी छोटी बेटी थी, मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे छोटी नहीं थी, छोटी बेटी थी। उसको जब भी पूछो ना कि बेटा आप बड़े होके क्या बनेंगे, तो वो हमेशा ऐसा बोलती थी कि मुझे बड़े होके टीचर बनना है। 10th में आई, बहुत अच्छे परसेंटेज लेके आई। 12th में साइंस में एडमिशन लिया, 12th में आई और भी अच्छे परसेंटेज लेके आई, और फिर 12th में आने के बाद में बोलती कि पापा अब मुझे डॉक्टर बनना है। पापा ने सोचा मेरा एज हो गया 56, 2 साल के बाद में मेरा रिटायरमेंट है, जैसे तैसे टीचर बनाने का मैंने तैयारी किया है, डॉक्टर का तो बात भी नहीं किया था। अच्छा, अगर लोन भी लेना चाहूं तो कौन देगा, 2 साल में तो रिटायरमेंट आ गया। अब ये बच्ची 18 साल की है, मम्मी पापा का फाइनेंशियल पोजीशन समझती है, तो उसने क्या बोला कि ठीक है पापा, मैं डॉक्टर नहीं बनती हूँ, मैं टीचर बनूंगी। लेकिन इसका असर केवल उस बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा, उसके जनरेशंस के ऊपर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो टीचर बनेगी, उसको मिलने वाला पार्टनर जो है ना वो उसके लेवल का होएगा, उनका इनकम लिमिटेड रहेगा, और वो जो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर सकेंगे ना वो उतना ही लिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर वो डॉक्टर बनती तो उसका पार्टनर उसके लेवल का मिलता, उनका इनकम मल्टीपल्स में होता, और अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बहुत अच्छा वो क्रिएट कर सकते। लेकिन 61% बच्चों को आज ये मौका नहीं मिल रहा है कि वो अपना ड्रीम करियर चुन सके। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, जाना था जापान पहुंच गए चीन, मतलब उनको करना कुछ था, करना कुछ और पड़ता है, और जिसका असर उनकी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। 23% बच्चे आज इंडिया में लोन लेके पढ़ते हैं। एजुकेशन लोन मिलना बहुत इजी हो गया है, एजुकेशन लोन लेते हैं, जिनको एजुकेशन लोन नहीं मिल पा रहा है वो गोल्ड लोन लेते हैं, कोई रिलेटिव के पास से पैसे लेते हैं, किसी फ्रेंड के पास से पैसे लेते हैं, और अपने बच्चों का ड्रीम पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब
23% लोन लिया, तो आप मुझे बताइए कि इसका इंटरेस्ट, इसका रीपेमेंट जो है ना, ये कौन करता है? एजुकेशन लोन का रीपेमेंट जो है ना, वो बच्चे करते हैं या पेरेंट्स करते हैं? अगर आप लोगों को पता होगा, आप में से अगर जिन लोगों को नहीं पता होगा उनके लिए मैं बता देती हूँ, एजुकेशन लोन जो है ना, ये लेते मम्मी पापा है, लेकिन इसको चुकाते बच्चे हैं। मतलब बच्चे का जब ये एजुकेशन पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद में बच्चा है ना ये लोन पूरा करता है। अब एजुकेशन लोन लिया और ये बच्चे ने अपना ड्रीम करियर पूरा किया, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको जो भी बनना था ना, उसने वो ड्रीम करियर पूरा किया। जब इसने अपना पढ़ाई पूरा किया, तब तक इसका जो सर्कल है ना, इसके जो फ्रेंड्स जो है ना, वो इसके लेवल के है। मतलब इसके फ्रेंड्स सारे डॉक्टर्स है या इंजीनियर्स है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उन लोगों का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका एक लेवल का इनकम है और एक लेवल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अब इसको भी ऐसा लगता है कि उसके फ्रेंड्स के जैसा उसको घर चाहिए, उसके फ्रेंड्स के जैसी उसको गाड़ी चाहिए, उसके फ्रेंड्स के जैसा उसको मोबाइल चाहिए, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए उसके पास में पैसे नहीं है। पैसे नहीं है क्यों? क्योंकि उसके इनकम में का एक मेजर पार्ट जो है ना, वो उसका एजुकेशन लोन रीपे करने के लिए जा रहा है। फिर ये क्या करता है? फिर ये घर खरीदता है ईएमआई के ऊपर, गाड़ी खरीदता है ईएमआई के ऊपर, मोबाइल खरीदता है ईएमआई के ऊपर। हम लोग बोलते समय आजकल ऐसा बोलते हैं कि आजकल के बच्चे क्रेडिट कार्ड पे जीते हैं, लेकिन 5 साल बाद जो कमाने वाले हो उसको आज खर्चा करो, सिखाया किसने? ऐसा बोलते हैं कि बच्चे लोग मम्मी पापा क्या बोलते हैं उसमें से कम सुनते हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं उसमें से ज्यादा सीखते हैं। तो मम्मी पापा ने उनको ये सिखाया कि 5 साल के बाद में आप जब भी कमाने लगोगे आप ये लोन रीपे कर सकते हो, हम लोग आज लेते हैं और आपका पढ़ाई पूरा करते हैं। वो लाइफ में आगे हमेशा यही करता है, अपने ड्रीम को पहले पा लेता है और फिर वो ड्रीम के किस्तें भरते भरते, लोन के ईएमआई भरते भरते अपना जिंदगी बिताना शुरू करता है। नाइन 9% बच्चे इंडिया में ऐसे हैं जो प्रॉपर्टीज बेच के सीखते हैं, प्रॉपर्टीज बेच के पढ़ते हैं। अब जब ये प्रॉपर्टी बनता है ना, तभी है ना बच्चों को मालूम नहीं पड़ता है। मम्मी पापा क्या करते हैं, छोटा छोटा ईएमआई अपने बैंक अकाउंट में से कटिंग करवा करवा के ना एक आधा प्रॉपर्टी तैयार करते हैं। क्यों तैयार करते हैं? अपने फ्यूचर के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को के फ्यूचर के लिए वो ये प्रॉपर्टी तैयार करते हैं। जब ये प्रॉपर्टी बन रहा है ना, तभी बच्चों को नहीं मालूम, लेकिन कल को बच्चों के पढ़ाई के लिए आपको जरूरत है और आप ये प्रॉपर्टी अगर बेच देते हैं और उसका 25-50 लाख रुपया अगर एक साथ में आ जाता है ना, तो बच्चों को मालूम पड़ता है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी अगर हुआ तो आप अपने प्रॉपर्टी को बेच सकते हो, मतलब अपने असेट को बेच सकते हो। लेकिन क्या आपको लगता है आज प्रॉपर्टी बेचना इतना इजी है? बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बहुत बार है ना, एक प्रॉपर्टी को बेचने में इमोशनल अटैचमेंट्स होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। मतलब आपको अपने बच्चे का पढ़ाई चाहिए, इसके लिए आपका मन है कि आप प्रॉपर्टी को बेच दो। आपने खरीदा हुआ पहला घर है, इसके लिए आपको अच्छा भी नहीं लग रहा कि आप उसको बेच दो। मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंस शेयर करती हूँ। मेरे एक क्लाइंट है, हम लोग एक दिन उनके घर गए, बच्चों के पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी के सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे कि मम्मी पापा प्रॉपर्टीज बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और उस वक्त उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया। उन्होंने बताया कि एक मारवाड़ी फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ, उनको 2 बेटियां थी। उनकी बड़ी वाली बेटी जो है वो उस वक्त 12th स्टैंडर्ड में थी और बच्ची का डॉक्टर बनने का सपना था। मम्मी पापा को भी बहुत प्राउड था कि उनकी बच्ची पढ़ने में इतनी होशियार है और वो अगर आगे बढ़ के डॉक्टर बन जाएगी तो परिवार का नाम रोशन करेगी। अब ये बच्ची 12th स्टैंडर्ड में आई, उसने बहुत अच्छे परसेंटेज लाए, बट अनफॉर्चुनेटली उसको कहीं पे भी एडमिशन मिलना जो है ना वो मुश्किल हो रहा था। उन लोगों ने पेड सीट के बारे में बात किया। पेड सीट में कुछ 40-50 लाख रुपया लग रहा था उसको पढ़ाने के लिए। इतना पैसा मम्मी पापा के पास में नहीं था। फिर मम्मी पापा ने क्या सोचा कि ठीक है, हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को हम लोग बेच देंगे। मतलब उनका रहने वाला घर है, उन्होंने सोचा ये घर को बेच देंगे, बच्चे को डॉक्टर बना देंगे, आगे चल के
घर खरीद सकते हैं। अब ये घर बेचने का पूरा मेंटल प्रिपरेशन फैमिली का हो गया और उतने में एक रिलेटिव ने उनसे कहा कि ये वाला घर अगर बेच के बड़ी वाली बेटी को पढ़ा दिया, 2 साल के बाद में छोटी वाली बेटी जब भी 12th पास करेगी, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या कहेंगे कि तुमको नहीं पढ़ा सकते, दीदी को डॉक्टर बना रहे, तुम मत पढ़ना, ऐसा तो नहीं कर सकते। फिर उन्होंने इनको सजेस्ट किया कि इंडिया में डॉक्टर बनाने के लिए 40-50 लाख रुपया लग रहा है, आपको एक साथ में लग रहा है, लेकिन आप अगर इसको रशिया भेजेंगे 40-50 लाख रुपया ही लगेगा, लेकिन वो 5 साल के गैप में आपको भरने के लिए मौका मिलेगा। तो अभी देखिए, हम लोग जब भी छोटे थे ना, तभी हम लोग है ना अपने मामा के घर 15 दिन रहने जाते थे, छुट्टी पड़ी तो नाना नानी के पास में जाते थे। लेकिन आजकल के मम्मी पापा ना अपने बच्चों को ऐसा दूर नहीं करते, वो अपने बच्चों को अपने पास में रखते, कहीं जाना है अपने साथ में ले जाते हैं, अपने साथ में लेके आते हैं। इतना प्यार से अपनी आंखों के सामने फूल जैसी जिस बच्ची को बड़ा किया, उसको 7 समुंदर पार भेजना पड़ा, क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए जो आर्थिक तैयारी चाहिए थी वो उनके पास में नहीं थी। प्रॉपर्टी बेचने का ऑप्शन था, लेकिन वो भी करना मुश्किल हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल तकलीफ आई, इसके लिए प्रॉपर्टी या गोल्ड कभी भी बेचना नहीं चाहिए। आपको प्रॉपर्टी या गोल्ड अपने नेक्स्ट जनरेशन को देके जाना चाहिए। मतलब मुझे जो मिला है उसको बढ़ा के मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को देके जाना चाहिए। उसको कम करके अगर दिया तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे सीख ले कि फाइनेंशियल तकलीफ आया तो असेट्स बेच सकते हैं। और ये लेसन हम लोगों को अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए, बट आज 9% बच्चे इंडिया में प्रॉपर्टीज बेच के पढ़ रहे हैं। 6% बच्चे इंडिया में ऐसे हैं जो ट्रस्ट या चैरिटी के ऊपर पढ़ रहे हैं। मतलब इनका पढ़ाई लिखाई करने का बहुत इच्छा है, लेकिन इनको पढ़ाने के लिए फाइनेंशियल कैपेसिटी मम्मी पापा के पास में नहीं है। इस वजह से इनको किसी ट्रस्ट या चैरिटी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। अभी 10th 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ रहा है, आप लोग देखेंगे बहुत सारे पेपर्स में ना एडिशनल कॉलम आते हैं। मैंने ये कुछ कटिंग्स लगाई हैं इंडिया महाराष्ट्र टाइम्स पेपर के, जिसमें कॉलम है ये बड़ दिया पंखाना। पहले क्या होता था मालूम है? बच्चों को पढ़ना नहीं होता था, मम्मी पापा को पढ़ाना होता था। आज ऐसा है, बच्चों को पढ़ना होता है, मम्मी पापा का पढ़ाने का तैयारी नहीं होता है। उन्होंने न्यूज़पेपर में फोटो दिया है, ये बच्चों को परसेंटेज देखिए आप, 92% है, 95% है, मतलब 90 से ऊपर परसेंटेज आए हैं। और ये बच्चों का अपना ड्रीम है लाइफ में कुछ बनने का और अपनी फैमिली को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का। लेकिन वो ड्रीम पूरा करने के लिए जो फाइनेंशियल तैयारी होनी चाहिए वो मम्मी पापा के पास में नहीं है। इसके लिए उन्होंने टीवी में न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइज दिया है, और ये एडवर्टाइज देखने के बाद शायद हमारे आपके जैसे कुछ लोग मदद करेंगे। लेकिन लोगों ने मदद किया तो भी मुझे नहीं लगता वो बच्चे का ड्रीम पूरा करने जितना मदद करेगा, क्योंकि मदद करने वाला अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मदद करता है। और ये मदद लेने के बावजूद भी शायद इन बच्चों को 61% में जाना पड़ेगा। और खाली 1% पेरेंट्स इंडिया में ऐसे हैं जो अपने बच्चों का ड्रीम करियर जो है ना वो पूरा करते हैं। मतलब बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो बन जाते हैं। बच्चे को ऐसा लगता है कि उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, वो बन सकता है। बच्चे का जो ड्रीम है वो ड्रीम पूरा करने वाले इंडिया में केवल 1% पेरेंट्स होते हैं, जो ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा जो ड्रीम है वो मेरा मिशन है, और वो अपने मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर पाते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक की समरी में ये देखा कि वो रिसर्च में ऐसा मालूम पड़ा कि 61% बच्चे जो है उनको अनवांटेड करियर लेना पड़ता है, 23% बच्चे जो है वो लोन लेके पढ़ाई पूरी करते हैं, 9% बच्चों को प्रॉपर्टीज बेच के पढ़ाया जाता है, 6% बच्चों को ट्रस्ट या चैरिटी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, और केवल 1% बच्चे इंडिया में ऐसे हैं जो अपना ड्रीम करियर पूरा करते हैं। अब मेरा आप लोगों से यह सवाल है कि आप अपने बच्चों को कहां पे देखना पसंद करेंगे?
सो 93% पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि वो अपने बच्चों को 1% में देखना पसंद करेंगे, है ना। अब आपने ये ड्रीम देख लिया कि आपको अपने बच्चे को 1% में लाना है, मतलब उसका जो ड्रीम है वो आपका मिशन होगा, ये आपने डिसाइड कर लिया। लेकिन उसका तैयारी शुरू किया है क्या? क्योंकि उसको अगर समझिए उसके ड्रीम को आपका मिशन बनाना है, उसके लिए बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। तो क्या आप लोगों ने उसके लिए कोई तैयारी चालू कर दिया ऑलरेडी? और अगर आपने ये तैयारी ऑलरेडी चालू किया है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो तैयारी सफिशिएंट रहेगा वो बच्चे का ड्रीम पूरा करने के लिए? तो 36% पेरेंट्स ने तैयारी चालू किया है, 63% पेरेंट्स ने तैयारी चालू नहीं किया है। तो जो 36% पेरेंट्स ने तैयारी चालू किया है, क्या उनको ऐसा लगता है कि ये जो प्रोविजन आप कर रहे हो वो सफिशिएंट है अपने बच्चे के लिए? नहीं, 75% लोगों को ऐसा लगता है, 25% लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने सफिशिएंट तैयारी किया है। तो मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा कि आप इतने फार साइटेड हैं कि आपने ऑलरेडी अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छा सा तैयारी करके लिया है। लेकिन जो 75% लोग हैं जिन्होंने आज अभी तक वो तैयारी नहीं किया, उनको आज हम लोग उनसे हम लोग आज कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, आज के जमाने में अगर एक बच्चे को एक प्रोफेशनल एजुकेशन लेना है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आज अगर बनना है, तो अंदाजे से कितना पैसा लगता है ऐसा आपको लगता है? 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़? आप लोग आंसर कर सकते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन पॉप हुआ होगा। अगर आपको ऐसा लगता है उससे भी कम लगेगा, देखिए 69% पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा पैसा फ्यूचर के लिए लग सकता है। डेफिनेटली 1 करोड़ से ज्यादा पैसा लगेगा। मैं आपको इसके बारे में भी है ना 2 रियल लाइफ इंसिडेंट्स शेयर करती हूँ। मेरे एक क्लाइंट है, वो है ना बाय प्रोफेशन इंजीनियर है। हमारे यहाँ पे वसई में उनका खुद का फैक्ट्री है और बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा फाइनेंशियल प्रोविजन उन्होंने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी करके रखा है। वेल सेटल्ड व्यक्ति है। उनकी वाइफ जो है ना वो नर्स थी और ये खुद इंजीनियर थे। बेटे ने 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम पास किया। अब बेटा जो है ना उसका ड्रीम था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उसको इंजीनियरिंग नहीं करना था, साइंस में था। उसको थोड़ा सा परसेंटेज कम मिला, मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो पेरेंट्स ने ट्राई किया कि वो इंजीनियरिंग कर ले, क्योंकि पापा का ऑलरेडी फैक्ट्री है, आगे चल के वो उस बिजनेस को आगे ले जा सकता है। लेकिन ये जो लड़का है ना, इसको इंजीनियर नहीं बनना था। क्यों नहीं बनना था? क्योंकि पापा इंजीनियर है, फैक्ट्री में काम करते हैं, हाथ में पूरा टाइम वो ग्रीस वीस, काला काला, कपड़े काले, हाथ काले वगैरह वगैरह, थोड़ा अनटाइडी। और मम्मी नर्स है, मम्मी एकदम व्हाइट एंड व्हाइट, क्लीन एंड टाइडी, एकदम अच्छे से रहती है। तो ये लड़के का जो ड्रीम था ना, इसने सोचा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे पापा के जैसा इंजीनियर नहीं बनना है, ऐसा उसने सोचा। अब मेडिकल में एडमिशन मिलना बहुत डिफिकल्ट हो गया, उन्होंने बहुत जगह पे ट्राई किया। फाइनली उन्होंने कर्नाटका में एक यूनिवर्सिटी में ट्राई किया कि वो बच्चे को एडमिशन मिल जाए, और उनको पेड सीट जो है वो करीब 1 करोड़ रुपीस डिमांड किया। अब ये पापा के पास में 70 लाख रुपए का अरेंजमेंट भी था, लेकिन 30 लाख रुपीस अरेंज करना एक जनरल पेरेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर उन्होंने कुछ एजुकेशन लोन वगैरह लेके वो सपना अपने बच्चे का पूरा किया, लेकिन उसका बहुत बड़ा कॉस्ट जो है ना वो भरना पड़ा।
एक और मेरी पहचान में व्यक्ति है, उनके बेटे ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक अपना पढ़ाई पूरा किया। पढ़ाई पूरा करने के बाद में पेरेंट्स का तैयारी था कि उसको और आउट ऑफ इंडिया भेजेंगे, लेकिन ये बच्चा बोला कि नहीं, मुझे पायलट बनना है। अब उसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करवाना होगा तो 3 साल का कोर्स, 2 साल का इंटर्नशिप, 1 करोड़ 10 लाख रुपीस का खर्चा। मम्मी पापा को इंजीनियरिंग तक पढ़ाने में डिफिकल्टी नहीं था, उसके आगे भी उन्होंने सोचा 40-50 लाख रुपया का तैयारी है, वो आगे जाके भी अगर कुछ मास्टर्स करना चाहता है तो हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसने अलग करियर चूज किया। 40-50 लाख रुपए का बाहर से लोन उनको अरेंज करना पड़ा और उसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट पेमेंट जो है 4-5 साल तक उनको करना पड़ा। आज की तारीख में अगर एक बच्चे को प्रोफेशनल एजुकेशन करवाना है तो 1 करोड़ रुपया अब लग रहा है। जिनके बच्चे आज 1-2 साल के हैं, उनके बच्चे जब तक वहां पहुंचेंगे तो शायद इसमें एक जीरो ऐड हो जाएगा। बट जो लोग आज इधर मौजूद है उसमें हर लेवल के लोग हैं, मतलब हायर इनकम ग्रुप वाले लोग भी है, लोअर इनकम ग्रुप वाले लोग भी है। इसके लिए मैं 50 लाख रुपीस एक एवरेज अमाउंट का आप लोगों के साथ में एग्जांपल शेयर करूंगी। अब समझिए, हम लोगों को अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए 50 लाख रुपीस अरेंज करना होगा, तो हमारे पास में क्या ऑप्शन है वो हम लोग देखते हैं। तो 50 लाख रुपीस अगर हमको हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए अरेंज करना है तो हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन है कि उसके लिए हम लोग आज से सेविंग्स करना शुरू कर सकते हैं। मतलब आज से 10, 15, 20, 25 साल के बाद में आपको 50 लाख रुपया लगने वाला है, तो आप आज से उसका सेविंग चालू कर सकते हो। या दूसरा ऑप्शन है, आपका आज एक इनकम है, ये इनकम के हिसाब से आपके ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस है और ये सब एक्सपेंसेस को मैनेज करने के बाद में कुछ और पैसा साइड पे करना डिफिकल्ट है। तो जैसा चल रहा है ऐसा चलने देंगे, जिस वक्त जरूरत रहेगा उस वक्त लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों को नहीं पढ़ाना ये वाला ऑप्शन आज की जनरेशन के पास में नहीं रहेगा। अगर आपने सेविंग्स किया तो हम लोग आपके बजट के हिसाब से वो सेविंग्स करके दे सकते हैं। मतलब अगर समझिए 50 लाख रुपया 20 साल बाद चाहिए, तो आज महीने का कुछ 10-15 हजार रुपया बचाने के लिए आता है। आप बोलेंगे उतना आज हमारा कैपेसिटी नहीं है, तो जितना आपका कैपेसिटी है उससे हम लोग शुरू करेंगे और उसको ग्रेजुअली बढ़ाते हुए आगे लेके जाएंगे। लेकिन लोन अगर लिया तो वो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। मतलब लोन अगर हम लोगों ने लिया तो 50 लाख का लोन लेना पड़ेगा, 50 लाख के ऊपर जो ईएमआई आएगा वो ईएमआई भरना पड़ेगा। ये सेविंग्स करने के लिए शायद थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्स अमाउंट हमारा इनकम है ना, वो इनकम को हम लोग अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, हम लोग वो सॉर्ट करके रखते हैं कि ये खर्चा हम लोगों को करना है। उसमें से कुछ कहीं पे एडजस्टमेंट करके आपको ये सेविंग स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन ईएमआई भरने के लिए बहुत बड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये सेविंग्स करने के लिए अगर प्रॉब्लम है, आप अभी यंग हो, आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो, 8, 10, 12, 15, 18 घंटा काम कर सकते हो, या आप अपने नॉलेज में अपग्रेड करके अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। आप कुछ ना कुछ करके अपने इनकम को बढ़ाने का आज कोशिश कर सकते हो। लेकिन जब भी बच्चे 18 साल से बड़े हो जाएंगे, तभी आपका भी एज 18 साल से ज्यादा हो जाएगा, इच्छा हुआ तो भी काम करने का फिजिकल कैपेसिटी जो है ना वो कम हो जाता है। आपने सेविंग्स अगर किया तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपने लोन लिया तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे वो किसी से भी लिया हो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम में से मैक्सिमम लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम है। मतलब हम लोग इस दुनिया में किस दिन आए ये हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन आते हुए एक रिटर्न टिकट साथ में लाए हैं, एक ना एक दिन वापस जरूर जाएंगे, और वो डेट जो है ना वो किसी को नहीं मालूम। और हमारे एब्सेंस में हमारे बच्चों के लिए लोन लेके एडजस्टमेंट्स करके इनकम को बढ़ा के इंटरेस्ट पे करके करने वाला क्या इस दुनिया में कोई है जो हमारे बच्चों के लिए जैसा हम लोग करते हैं ऐसा करेगा? ऐसे लोग हो भी सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं मेरे बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ,
भगवान ना करे, लेकिन अगर समझिए कल को उनको पढ़ाने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं है ना, तो मैं लोन लेके कुछ भी करके अपने बच्चों को पढ़ा भी लूंगी। लेकिन अगर समझो मुझे कल को कुछ हो गया ना, तो शायद मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये लोग भी मेरे बच्चों को उतना ही प्यार करेंगे जितना मैं करती हूँ। बट मुझे क्या, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनका जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फाइनेंशियल बोझ है मेरे बच्चों का, वो मेरे भाई बहनों के ऊपर नहीं आना चाहिए? इसका तैयारी करके रखना ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसा कुछ करके रखूं कि मेरे नहीं रहने पे मेरे बच्चों को इमोशनल सपोर्ट जो है ना वो मेरे भाई बहन दे देंगे, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ना उसका तैयारी मैंने खुद करके रखना चाहिए। सो आपके पास में अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आज जैसे हम लोगों ने दो ऑप्शंस डिसाइड किए, सेविंग्स और लोन, ये दो ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं? आप आज से बचत करना शुरू करना चूज करेंगे या उस वक्त लोन लेके पढ़ाना प्रेफर करेंगे? सो 100% लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सेविंग्स करके करना प्रीफर करेंगे। सो मैं आप लोगों के साथ में एग्री हूं कि हाँ, हम लोगों को अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सेविंग्स ही करना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए। अब अगर समझिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए हम लोग सेविंग्स करेंगे, तो इंडिया में आज हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सेविंग्स कर सकते हैं? तो सबसे फेवरेट ऑप्शन आजकल बहुत सारे लोगों का है म्यूचुअल फंड। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत जगह पे सुनते हैं म्यूचुअल फंड सही है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड में अगर मैंने इन्वेस्ट किया 10, 12, 15% मुझे उसके अंदर इंटरेस्ट मिलेगा, मेरा पैसा ज्यादा ग्रो करेगा। तो ये फर्स्ट चॉइस है आज लोगों की। सेकंड चॉइस है पोस्ट ऑफिस। थर्ड चॉइस है बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलना, और लास्ट चॉइस है लाइफ इंश्योरेंस करके रखना। मैंने ये चारों ही ऑप्शन सिलेक्ट किए, मैंने प्रॉपर्टी वगैरह सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया प्रॉपर्टी बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करने में पॉइंट नहीं है, क्योंकि जिस वक्त हम लोगों को बेचना होगा उस वक्त बेचना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन ये टिपिकल सेविंग्स है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे वाले ये 4 सेविंग्स ऑप्शंस हम लोगों ने सिलेक्ट किए। अब ये चारों सेविंग्स ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या प्लस माइनस है। सो फर्स्ट सेविंग्स ऑप्शन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड लोगों को पसंद है क्योंकि इसमें हाई रिटर्न्स है, लेकिन इतना ध्यान रखिए जितना हाई रिटर्न है उतना हाई रिस्क है। हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं, आज से 15 साल पहले एक पेरेंट ने ऐसा सोचा कि मेरे बच्चे के पढ़ाई के लिए 2020 में मुझे पैसों का जरूरत रहेगा, और उसने एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया, पिछले 15 साल से कंसिस्टेंटली कर रहे थे। आज जो कोविड सिचुएशन है ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मार्केट का आज जो पोजीशन है ये किसी ने भी नहीं सोचा था। आज लोगों को म्यूचुअल फंड में प्रिंसिपल तो छोड़िए, इंटरेस्ट तो छोड़ दीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं मिल रहा है। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आज लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन बच्चे का पढ़ाई जो है ना वो तो करना ही पड़ेगा। मतलब म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, लेकिन बच्चे के एजुकेशन के लिए इस साल पैसा लगेगा वो गारंटीड है। तो जिस चीज में रिटर्न का गारंटीड नहीं है उसमें गारंटीड लगने वाले खर्चे को हम लोगों को प्लान करना डिफिकल्ट है। सो दूसरा ऑप्शन है बैंक या पोस्टल सेविंग्स। ये दोनों जो है ना ये सिमिलर है, तो हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसमें आप लोगों को एक एवरेज 5 to 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आज चल रहा है मार्केट में उसके हिसाब से मिलेगा। दोनों में मतलब अगर आपने गवर्नमेंट बैंक में किया और पोस्ट ऑफिस में किया तो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है दोनों के साथ में। जस्ट अ मिनट, बैटरी फटक्कन लावची पडते। सो बैंक या पोस्ट ऑफिस में हम लोग सेविंग्स स्टार्ट कर सकते हैं। अमोल जी लिख रहे हैं कि 7.5% आ रहा है। मुझे खाली 2 मिनट का टाइम दीजिए, स्क्रीन शेयरिंग फिर से होएगा।
अमोल जी लिख रहे पोस्ट ऑफिस में 6% मिलेगा। हाँ सर, पोस्ट ऑफिस में 6% मिलेगा, लेकिन हम लोग 15-20 ईयर्स का बात कर रहे हैं ना, इसके लिए मैंने एक एवरेज रेट की बात की थी। सो इन द मीन टाइम हम लोग बात करेंगे कि समझिए पोस्ट ऑफिस में हम लोगों ने ये सेविंग किया। मैं ये स्लाइड के साथ में आप लोगों को इसके लिए दिखाना चाहती हूँ क्योंकि वो स्लाइड में आपको क्लियरली मालूम पड़ेगा कि क्या बेनिफिट्स है। और ओके, स्क्रीन शेयरिंग मगर लॉगिन मीटिंग लॉगिन कर। गणेश सर, आपको मुझे शायद फिर से स्क्रीन शेयरिंग देना होगा। So I'm sorry for the inconvenience. तो अगर समझिए हम लोगों ने सोचा कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में हम लोग ये सेविंग्स करना चाहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति ने आज से, मतलब समझिए आपके बच्चे का एज 0 है, आपने 0 एज से अपने बच्चे के लिए प्रोविजन करना शुरू किया कि उसकी 20th एज में आपके पास में पैसा होना चाहिए और आप 13,000 रुपीज पर मंथ आने वाले 20 साल तक इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और आपको एवरेज 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। मैं 5% इसलिए पकड़ रही हूँ क्योंकि कुछ जगह पे आज शायद 7% मिल रहा है, लेकिन आज जो इंडिया में रिड्यूसिंग रेपो रेट सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से शायद 20 ईयर्स तक 7% मिलना पॉसिबल नहीं होएगा, तो वो ऊपर नीचे हो सकता है। उसके हिसाब से एक एवरेज 5% हम लोगों ने पकड़ा है। तो 13,000 रुपीज हर महीना आने वाले 20 साल तक अगर आपने सेव किया तो आपके पास में 50 लाख रुपीज रहेगा अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। तो इसमें खाली एक ही डिफिकल्टी है कि भगवान ना करे अगर मिड टर्म में या कभी भी किसी भी वक्त हमारा इस दुनिया से अगर जाना हो गया तो क्या फैमिली वाले ये 13,000 रुपीज कंटिन्यू कर सकेंगे? बहुत सारे केसेस में शायद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि घर में का एक मेन इनकम अर्निंग मेंबर जब इस दुनिया को छोड़ के जाता है ना, इनकम कम हो जाता है, दूसरा पार्टनर वर्किंग हुआ तो भी ये सेविंग्स को कंटिन्यू करना बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या फिर बैंक वाले 50 लाख रुपया देंगे आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए? नहीं। वो क्या करेंगे, आपका जितना इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर जितना उस दिन तक का इंटरेस्ट है उतना पैसा आपके फैमिली को दे दिया जाता है। और हमारा जो ड्रीम है अपने बच्चे के एजुकेशन के टाइम पे 50 लाख रुपीस मिलने का, ये ड्रीम कभी भी पूरा नहीं होता है।
ये जो सेविंग्स का स्टाइल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेव एंड क्रिएट। मतलब जब तक आपका सेविंग्स चालू है तब तक आपका असेट क्रिएशन चालू है। जिस दिन सेविंग्स बंद हो जाएगा, असेट क्रिएशन बंद हो जाएगा। ये एज गुड एज आप गुल्लक में पैसा जमा करते हो ना, वैसा ही है। खाली गुल्लक में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन बैंक में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो सेविंग स्टाइल है ना, ये है हमारा फाइनेंशियल गार्डियन। अब मैं इसको आपका फाइनेंशियल गार्डियन क्यों बोल रही हूं, उसका एक रीजन है। समझिए, आज 0 एज का बच्चा है, 20 साल के बाद में उसको एक 50 लाख रुपीस मिले, इसके लिए हम लोगों ने 13,000 रुपीस पर मंथ बचाना शुरू किया। और एवरेज 5% के हिसाब से अगर हम लोगों को रिटर्न मिला तो हमारे पास में 20th ईयर में 50 लाख रुपीस रहेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला, हम सबका डेट ऑफ बर्थ हम लोगों को पता है, रिटर्न टिकट का डेट मालूम नहीं है। भगवान ना करे अगर ये रिटर्न टिकट आ गया तो इसके आगे ये फाइनेंशियल गार्डियन हमारे बच्चों का ध्यान कैसे रखेगा, ये हम लोग आगे देखेंगे। अगर समझिए ये डेथ नेचुरल हुआ, मतलब बीमारी की वजह से अगर पेरेंट का इस दुनिया से जाना हुआ, तो 25 लाख रुपया इमीडिएटली फैमिली को दिया जाएगा। अब ये 25 लाख रुपीस इमीडिएटली आने वाला बहुत बार इमीडिएटली खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई ना कोई कमिटमेंट्स होते हैं, कोई ना कोई लोन होते हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। पैसा खत्म होने का पूरा चांस है। तो बच्चे का जो रेगुलर एजुकेशन चलेगा ना, वो रेगुलर एजुकेशन चलने के लिए 20th ईयर तक हर साल 2.5 लाख रुपया देते रहेंगे। आगे का कोई भी प्रीमियम्स भरने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि घर में का कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, इसके लिए प्रीमियम्स का लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं रहेगा। वो आपसे वो हम लोग बेयर करेंगे। और अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपया 20th ईयर में बच्चे के एजुकेशन के लिए दिया जाएगा। समटाइम्स ये डेथ जो है ना वो हेलो, समटाइम्स वो डेथ जो है ना, ये एक्सीडेंट की वजह से होता है। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से अगर डेथ हुआ तो 50 लाख रुपीस तुरंत फैमिली को दिया जाएगा। 22,50,000 रुपीस एवरी ईयर बच्चे का रेगुलर एजुकेशन चलने के लिए मिलता रहेगा। आगे का जो प्रीमियम्स है वो प्रीमियम सारे वेव ऑफ हो जाएंगे, आपको भरने नहीं पड़ेंगे। और लास्ट में 50 लाख रुपीस वो बच्चे के एजुकेशन के लिए 20th ईयर में दोबारा दिए जाएंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो गया, हम लोग गए नहीं, लेकिन इस दुनिया काम करने के लायक नहीं बचे। परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया तो 2,50,000 रुपीस पर एनम आने वाले 10 साल तक आपको दिया जाएगा, जिससे आप अपने बच्चे का एजुकेशन मैनेज कर सकते हैं। आगे का जो प्रीमियम पेमेंट है वो सारा प्रीमियम पेमेंट वेव ऑफ हो जाएगा। मतलब 10 सालों में 25 लाख आपको दे दिया, आगे का प्रीमियम पेमेंट सारा वेव ऑफ हो जाएगा। लेकिन 20th ईयर में बच्चे के पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपया जो है ना वो दोबारा दिया जाएगा। इसमें और 3 मेजर बेनिफिट्स जो है वो ये है कि इसमें 3 साल के बाद में एनी टाइम हमारे पास में 3 साल का हमारे पास में प्रीमियम हॉलिडे, मतलब 20 साल के लिए हम लोग ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने पॉकेट में से केवल 17 साल भरना है। 3 साल इसको हम लोग प्रीमियम हॉलिडे आपको देंगे, मतलब आपको पेमेंट नहीं करना है, लेकिन आपके सारे बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे। इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट है, मतलब अप टू ₹1,50,000 इनकम टैक्स में आप बेनिफिट ले सकते हो। और जो मिलने वाला मेच्योरिटी है वो 100% टैक्स फ्री रहेगा। ये जो फाइनेंशियल गार्डियन है आप अपने बच्चे के लिए आज क्रिएट कर सकते हैं थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप में से कितने लोग हैं जो ये करना चाहते हैं? आप आंसर दे, उसके पहले मैं आप लोगों के साथ में 2 अच्छा स्टोरीज और शेयर करना चाहती हूँ।
मैंने आपको बताया बच्चों की पढ़ाई जो है हमारे लाइफ में यू टर्न ला सकती है। ये वाला जो फोटो है ये सोशल मीडिया में कुछ 2-3 साल पहले बहुत ज्यादा घूमा था सोशल मीडिया के ऊपर। ये जो लड़की है इनके पापा रिक्शा ड्राइवर है। ये लोग मलाड में एक 300 स्क्वायर फुट के घर में रहते हैं। बट ये बच्ची ने जो है ना उसने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरा किया और उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट ही वो केवल नहीं बनी, वो अपने बैच में इंडिया टॉपर थी। हम लोगों ने जब भी अपना पढ़ाई पूरा किया ना तो हम लोगों को पढ़ाई पूरा करने के बाद बाहर नौकरी मांगने के लिए जाना पड़ा, लेकिन प्रेमा को नौकरी देने के लिए कंपनीज उसके घर पे आई कि हम लोग आपको सैलरी देंगे, घर देंगे, गाड़ी देंगे, लेकिन आप हमारे कंपनी को ज्वाइन करो। तो 300 स्क्वायर फुट का घर, पापा का रिक्शा चलाना, ये सब कुछ भी उस लड़की के एजुकेशन में बीच में नहीं आया। मतलब उन्होंने अपना इनकम का मैक्सिमम पार्ट जो है ना इस बच्ची को पढ़ाने के लिए यूज किया, और जिसकी वजह से ये बच्ची ने अपने फैमिली के लाइफ में एक यू टर्न लाया। और वो बहुत प्राउड मूवमेंट होता है जब पूरी दुनिया आपको आपके बच्चों के नाम से जानती है। मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि कितना प्राउड फील करवा सकता है अगर अपने बच्चे का ड्रीम करियर पूरा कर सके तो। संघर्ष हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई को लेके हमारे बाबूजी ने कभी भी मतलब है कि कोई समझौता नहीं किया। उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ा। एक समय ऐसा था कि रहने के लिए घर नहीं था, तो फिर स्थिति ऐसी आई कि कैसे रहा जाए, मतलब कैसे क्या हो जाए। तो माँ लोग चली गई मामा घर, माँ और दोनों छोटी बहन। हम नहीं गए क्योंकि हमारी पढ़ाई थी। 5वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था उस समय। तो मुझे आज भी याद है कि एक आदमी केवल सहयोग के लिए लिया गया था और बाकी ईंट मैं पकड़ाता था, बाबूजी खुद कर नहीं लेते थे और खुद मिट्टी का गारा से बनाया गया घर है ये, और खुद ये सब किए थे। तो ये सब जिंदगी के अनुभव है। मैं इसे कभी भी संघर्ष मानता हूँ इसको, दुख नहीं है, ये संघर्ष है। दुख और संघर्ष में अंतर ये होता है कि दुख होता है कि जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सके, किसी माँ के लिए उसके बेटे से अलग हो जाना या असामयिक मृत्यु, ये सब दुख है। लेकिन ये तो जीवन के अनिवार्य अंग है, इसको संघर्ष कहते हैं और संघर्ष हर एक के जीवन में। पिता ने आपको पढ़ाने के लिए अपने खेत बेचे भी हैं? जी हाँ, हमारी 80% खेत बिक चुके हैं। और जब पहली बार सिलेक्ट नहीं हुए तब उन्होंने क्या कहा था? हाँ, उन्होंने एक चीज कहा था, मैंने ये चीज बाद में मैंने जाहिर भी किया कि इस भावना को। तो उन्होंने कहा था कि हम बोले कि बाबूजी पैसा कहाँ से आएगा, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे मुखर्जी नगर में या यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ पर। बोले कि नहीं, तुम ट्यूशन मत पढ़ाना और तुम अपनी पूरी पढ़ाई जो है अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। धूप में मत चलना, ऑटो में चलना, क्योंकि धूप में चलोगे तो थक जाओगे और पढ़ाई पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अरे तुम्हारे लिए तो हम अपनी किडनी तक बेच देंगे। तो ये एक ऐसी बात थी जो मतलब है कि इस तरह की ये भावना इतनी महान है कि इस भावना के कारण हम कभी भी मतलब अपनी पढ़ाई, अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। एक बात बताइए, आज अगर आपके पिता आपके सामने खड़े हों तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे बाबूजी तो अभी मेरे गांव में हैं और शायद अगर इस प्रोग्राम को वो देख रहे होंगे तो मैं उनसे यही कहूंगा कि मेरी सफलता से अलग आपके बेटे होने में मेरी सार्थकता है और बस इसी सार्थकता को जीवन भर महसूस करना चाहिए। प्रेम कुमार जी, कभी सोचा था खेती किसानी करते वक्त कि एक दिन बेटा एक सरकारी अफसर, सबसे बड़े सरकारी अफसर की गद्दी पर बैठेगा? एकदम जब से इसको कितना प्राउड फीलिंग आता है ना जब वो बच्चे ने अपना ड्रीम पूरा किया। अभी तक की मेरी बातें पिछले 1 घंटे के सुनने के बाद आप में से
कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि आप अपने बच्चे के लिए फाइनेंशियल गार्डियन आज क्रिएट करना चाहते हैं, आज से क्रिएट करना चाहते हैं? सो 94% पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि वो अपने बच्चे के लिए फाइनेंशियल गार्डियन आज से क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये जो आपका डिसीजन है, ये है आपका मेंटल डिसीजन। मतलब आपने अपने बच्चे से ऐसा पूछा कि बेटा आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, और उसने बोल दिया कि पापा मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो उसका मेंटल डिसीजन है कि उसको डॉक्टर बनना है। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जैसे पढ़ाई करना चाहिए वैसा अगर वो पढ़ाई करता है तो वो फिजिकल डिसीजन है। आपने आज एक मेंटल डिसीजन लिया कि आप अपने बच्चे के लिए एक फाइनेंशियल गार्डियन क्रिएट करना चाहते हैं। आप अगर सच में वो फाइनेंशियल गार्डियन क्रिएट करना चाहते हैं, उसका फिजिकल डिसीजन आज आपको लेना होगा। आपको आज जिस दोस्त ने यहाँ पे इनवाइट किया है, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से एक बार उनको जरूर मिलिए, उनसे बात कीजिए और देखिए कि आप अपने बच्चे के लिए वो फाइनेंशियल गार्डियन किस हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। इसका डिसीजन आज ही लेना चाहिए, ये बोलने का मेरा एक और रीजन है। आप समझिए मार्केट में से गुजर रहे हैं और आपने अपनी बेटी के लिए एक बहुत सुंदर फ्रॉक देखा, आपने जाके उसका कीमत पूछा, उसने आपको जो भी बोला 1000, 2000, 5000 जो भी बोला, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे पास में वो पैसे हो और हम लोग वो फ्रॉक खरीद सके। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग उसको बोलते हैं आज नहीं कल, और कई बार ऐसा होएगा कि आप उसके बाद में बच्चे के लिए बहुत कुछ खरीदोगे लेकिन वो फ्रॉक खरीदना रह जाता है। लेकिन ये फ्रॉक ऐसा चीज है जो आप आज खरीद के घर में ले गए ना, तो बच्चे के चेहरे पे का खुशी जो है ना वो आप आज एक्सपीरियंस कर सकते हो। और ऐसे चीज को आज का अगर कल के ऊपर डालना ना तो हम लोग करते नहीं है। तो फाइनेंशियल सेविंग्स को करने का जो बात है ना, उसको अगर आज का कल के ऊपर डाला ना, नहीं करने का चांस 99% होएगा। इसके लिए मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप डेफिनेटली आज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कांटेक्ट कीजिए और अपने बच्चे के फ्यूचर का तैयारी तुरंत शुरू कर दीजिए। मेरा आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग अच्छे से अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कीजिए, उनके फ्यूचर के लिए कुछ तैयारियां आज से शुरू कीजिए। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग पिछले 1 घंटे से 1-1.25 घंटे से यहाँ पे मौजूद हैं और आप लोगों ने मेरी बातें बहुत अच्छे से सुनी, बहुत पेशेंटली सुनी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो ओवर टू शिल्पा मैम। थैंक यू सो मच मैडम। डेफिनेटली इतना पावरफुल सेशन, इतना आई ओपनिंग पॉइंट्स थे कि हम में से सब जो पेरेंट्स है, वुड बी पेरेंट्स है, या हम सोच रहे हैं कि यस ऐसा प्रोविजन होना चाहिए, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आपने एक एडुकेशन भी दिया है और हमें बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है। मैडम हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेना चाहेंगे, तो फ्रेंड्स अगर आपके सवाल हैं तो आप चैट बॉक्स में आपके सवाल पूछ सकते हो। मीनवाइल कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, तो मैडम कुछ पेरेंट्स ये जानना चाहेंगे, अगर इस तरह का फाइनेंशियल गार्डियन हम अपने बच्चों के लिए क्रिएट करना चाहे तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, यूजुअली क्या क्राइटेरिया लग सकता है? तो अगर आप अपने बच्चे के लिए ऐसा फाइनेंशियल गार्डियन क्रिएट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने लिए एक बजट डिसाइड करना होगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बुलाइए, उससे मिलिए, बात कीजिए। उसके बाद में आपको ना 3 कैटेगरीज में क्वालिफाई करना होगा। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो एज है, मतलब आपका एज जो है ना वो उस रेंज में होना चाहिए कि हम लोग ये गार्डियन आपको बना के दे सके। दूसरा आपका हेल्थ जो है, आपको उसमें क्वालिफाई होना पड़ता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मेडिकल एग्जामिनर्स के सामने आपको उसमें क्वालिफाई होना पड़ता है। और लास्ट जो क्राइटेरिया है, आपको फाइनेंशियली उसमें क्वालिफाई होना पड़ता है। अगर आपके पास में एज है, आपके पास में हेल्थ है और आप पैसे भरने के लिए तैयार है, तो ये फाइनेंशियल गार्डियन आप अपने बच्चे के लिए क्रिएट कर सकते हो। ग्रेट।
मैडम और एक सवाल ऐसा है कि इनिशियली तो हम शुरू कर लेंगे, मे बी प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी भी है, जॉब है, एज है, बट लेटर स्टेजेस में अगर हम प्रीमियम नहीं भर पाए, इफ देयर आर सम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आती है, तो क्या हो सकता है? तो शिल्पा मैम जनरली ऐसा होता है कि देखिए ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने आज शुरू कर दिया या आज से 5 साल पहले समझिए कुछ लोगों ने ऑलरेडी ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। अब भी जो सिचुएशन है बहुत सारे लोगों को कोई लोग जॉबलेस है, कोई लोगों का 50% 70% सैलरी आ रहा है, आज फाइनेंशियल डिफिकल्टी है। लेकिन ये फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है ना कभी भी परमानेंट नहीं रहेगा, ये 1 साल 2 साल के लिए रहेगा। अगर समझिए ऐसा कुछ डिफिकल्टी है तो हमारे पास में इसमें है ना इमरजेंसी फंड अवेलेबल है, हम लोग इसी में से पैसा लेके आगे के 1 आध साल का प्रीमियम एडजस्ट कर सकते हैं और बाद में उसको रीपे कर सकते हैं। क्योंकि आपको अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आया ना तो लाइफ में इंश्योरेंस का प्रीमियम एक ही डिफिकल्ट नहीं होएगा, बहुत सारा अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होएगा। तो उन सबके लिए जैसे हम लोग मेहनत करके दोबारा अपना गाड़ी ट्रैक पे लेके आएंगे वैसे ही इंश्योरेंस को भी ला सकते हैं। ओके मैडम, यहाँ पे नीलेश शिंदे जी है जिन्होंने एक्चुअली एक स्टेटमेंट किया है, सवाल नहीं है इसमें, वो कह रहे हैं कि वे ऑलरेडी 10,000 1 लाख एनुअली पे कर रहे हैं LIC का प्रीमियम। नीलेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपका जो भी सवाल है हम आपको अनम्यूट करते हैं, आप मैडम से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नीलेश जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। हेलो हेलो जी मैम, नीलेश बोल रहा हूँ। जी सर, गुड इवनिंग। अच्छा, जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियल गार्डियन के तौर में आज से इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? हाँ हाँ जी। बट मैंने पिछले 1.5 साल से मैंने कुछ मंथली 8,500 या 9,000 LIC प्रीमियम में भर रहा हूँ मंथली। Very good. Okay. Okay. So, but that is not for educational purpose. That is for LIC premium, मतलब फ्यूचर के लिए। Yeah. Okay. So, can I convert that money into that education purpose or? Okay. नीलेश जी मुझे खाली 1-2 क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछना है कि आपका अभी अप्रोक्सीमेट इनकम का कितना % है जो 8,000 रुपए आप भर रहे हो? इनकम का आज आपका हाँ 10% है ना। सो मैं आपको खाली एक थंब रूल बता देती हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग में, जो आपको और आपके जो बाकी लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं कि आपका जो इनकम है ना उसको डिवाइड करने के लिए एक फाइनेंशियल थंब रूल होता है। ये थंब रूल ऐसा बोलता है आपका आज जो इनकम है ना इसमें से 30% जो है ना वो आपको अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में यूज करना चाहिए। मतलब बच्चों को, मतलब घर में खाना पीना वगैरह सब कुछ के लिए 30% यूज करना चाहिए। 30% आपके ऊपर अगर आज कोई लोन लायबिलिटी है आप उसके लिए यूज कर सकते हो। 10% आप अपना लाइफस्टाइल के लिए यूज कर सकते हो, मतलब कई फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाना, फैमिली के साथ घूमने फिरने जाना, नया मोबाइल खरीदना, नए कपड़े खरीदना, इसके लिए। लेकिन 30% जो है ना उसको आपको अपने और फैमिली के फ्यूचर के लिए साइड पे करना ही चाहिए। अब ये 30% जो है ना इसमें हम लोग 3 पार्ट्स करते हैं। 10% जो है ना वो आपको शॉर्ट टर्म सेविंग्स करना चाहिए। शॉर्ट टर्म सेविंग्स मतलब आज से 5 साल के बाद में, 3 साल के बाद में अगर आपके ऊपर कोई एक्सपेंस आने वाला है ना उसके लिए आपके इनकम का 10% अमाउंट जाना चाहिए। 10% जो है ना वो आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए जाना चाहिए और 10% है ना आपके और आपके स्पाउस के फ्यूचर के लिए, मतलब रिटायरमेंट के लिए जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर जो 10% ऑलरेडी कर रहे हो वो अगर समझिए आपने अपने फ्यूचर के लिए किया है तो आप एक एडिशनल 10% बच्चों के एजुकेशन के लिए कर सकते हो। लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की जगह आपको आज जिन्होंने इनवाइट किया उनको बुलाइए, पर्सनली मिलिए, बैठिए, जो आपके पास में ऑलरेडी है उसके क्या बेनिफिट्स है वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे और फिर अगर इसमें कुछ एडिशन हम लोग कर सकते हैं तो वो कैसे हो सकता है उसके बारे में बात कर सकेंगे। ओके मैम, वन मोर क्वेश्चन। या इफ माय वाइफ आल्सो वर्किंग इन, मतलब वो भी जॉब कर रही है
जी। एंड उन्होंने भी एलआईसी में वो प्रीमियम भर रही है. ओके, राइट. बट दैट प्रीमियम दैट मच नॉट, जितना मैं पे कर रहा हूँ उतना नहीं है उनका. उनका साल का 24 या 25,000 समथिंग रहेगा. ओके. But is it beneficial for after maturity of LIC? मतलब वो पॉलिसी उन्होंने कौन सा प्लान लिया है ना, उसके हिसाब से हम लोगों को देखना पड़ेगा. लेकिन मैं आपको इतना बता देती हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लास्ट 63 इयर्स से है लाइफ इंश्योरेंस. आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी में प्राइवेटाइजेशन, किसी भी सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन जब भी होता है ना, तो वो सेक्टर का जो गवर्नमेंट कंपनी है ना, उसका मार्केट शेयर कम होने लगता है. से फॉर एग्जांपल, जब भी टेलीकम्युनिकेशन में प्राइवेटाइजेशन हुआ, MTNL, BSNL हम लोगों ने यूज करना बंद कर दिया. है ना. बट लाइफ इंश्योरेंस में प्राइवेटाइजेशन होके आज 25-30 साल हो गया, लेकिन फिर भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो 70% शेयर होल्डर है इंश्योरेंस बिजनेस में. वो इसलिए क्योंकि LIC का कोई भी प्रोडक्ट आप आंख बंद करके लेंगे तो भी आपको नुकसान कभी भी नहीं होएगा. अच्छे से समझ के लिया तो ज्यादा फायदा होने का चांस है. तो मैं इतना आपको डेफिनेटली एश्योर कर सकती हूँ कि आपकी वाइफ जो भी इन्वेस्टमेंट करी उनको नुकसान नहीं होएगा. लेकिन अगर उसको ज्यादा फायदा वो करना चाहते तो डिस्कस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बुलाइए, थोड़ा सा बात कीजिए उनके साथ में, आपको वो सोल्यूशन डेफिनेटली देंगे. ओके, थैंक यू. एंड वन मोर मैम. या व्हाट अबाउट, आपने तो बोला कि म्यूचुअल फंड्स करना चाहिए एक्चुअली, बट उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस होना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग अगर पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो दैट विल बी, मतलब वो प्रॉपर वे से होना चाहिए. ओके नीलेश, आपको आज इनवाइट किसने किया है? सुप्रिया सरवनकर मैम. सुप्रिया सरवनकर मैडम ने इनवाइट किया ना. तो हम लोग एक काम करेंगे, सुप्रिया इज द राइट पर्सन जो आपको आपके सब टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में बहुत अच्छे से गाइड कर सकती है. तो मे बी हम लोग है ना इंडिविजुअली बात करेंगे, क्योंकि ये आपका पर्सनल फाइनेंशियल मैटर है ना, तो सबके साथ में, मतलब अभी और लोग सुन रहे हैं ना ये बातें, तो हम लोग जब भी 1-to-1 बात कर सकते हैं. अगर चाहे तो सुप्रिया के साथ में हम लोग 1-to-1 बात करेंगे. नो प्रॉब्लम. ओके डियर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक्स. बाय. मैडम, अपने साथ रोहन दलवी जी है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है. What is the minimum or maximum amount I have to save or invest if I want to raise a fund of 1 crore 50 lakhs in the next 15 years? In the next 15 years? Yes, 1 crore 50 lakhs का कॉर्पस वो रेज करना चाहते हैं. तो वो कितना मिनिमम या मैक्सिमम इन्वेस्ट या सेव कर सकते हैं, ये उनका सवाल है. ओके. शिल्पा मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो फाइनेंशियल एडवाइजर जिन्होंने उनको आज इनवाइट किया है ना, वो उनके साथ में 1-to-1 बैठ के अगर बात करेंगे ना, तो वो रोहन जी को, क्योंकि खाली पैसा रेज करने का बात नहीं है, मतलब इसमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा ना. उनका ऑलरेडी क्या प्रोविजंस है, उनका पर्पस क्या है, कौन से टाइम में कितना अमाउंट कैसे चाहिए होगा, वो सबके हिसाब से पर्सनली बैठ के अगर बात करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा. बट एक एवरेज के लिए बताती हूँ, अगर समझो 13,000 रुपीज में 20 इयर्स में अगर 50 लाख हो सकता है, तो शायद एक 40-45 लाख रुपीज पर मंथ सेविंग आएगा अगर उनको 15 इयर्स में करना होगा तो. रोहन जी, जैसे मैडम ने कहा, तो इवन वील सजेस्ट कि आपको आज जिन्होंने इनवाइट किया, आपके जो फाइनेंशियल प्लानर है, एक बार आप उनसे बात कर लीजिए पर्सनली, तो वो इन डिटेल आपको बता पाएंगे कि किस तरह से आपका जो पर्पस है वो सॉल्व हो. मैडम, बहुत से लोगों का एक सवाल आ रहा है, जैसे हमने प्रेजेंट किया आज कि 13,000 पर मंथ का सेविंग दिखाना है. सो मेनी ऑफ देम हैव रेज्ड अ क्वेश्चन कि 13,000 पर मंथ सेव करना मे भी उनके लिए टफ है, तो क्या इससे कम अमाउंट के साथ भी वो शुरू कर सकते हैं?
डेफिनेटली हम लोग ये सेविंग्स जो है ना वो हम लोग आपके बजट के हिसाब से शुरू कर सकते हैं। मतलब समझिए अगर कल को मेरे बच्चे के पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपया चाहिए, लेकिन 50 लाख रुपए के लिए आज मैं 13,000 नहीं बना सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं 25 लाख का अगर तैयारी कर सकती हूँ तो मैं 6,500 रुपया हर महीना साइड पे करना शुरू करूंगी। मैं अगर 35 लैक्स करना चाहती हूँ तो मैं एक 10,000 रुपए से स्टार्ट करूंगी। अगर मुझे उससे भी कम करना है तो जितना भी अमाउंट है, जीरो के ऊपर कुछ ना कुछ सेविंग आप डेफिनेटली अपने बच्चे के लिए आज से शुरू कीजिए, और ग्रेजुअली जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे उसमें इंक्रीमेंट करते रहिए। और मैडम और एक सवाल ऐसे आ रहा है, बच्चों के लिए ये जो पैसा मिलेगा, द मैच्योरिटी बेनिफिट, तो क्या ये अमाउंट क्योंकि बच्चों के लिए मिल रहा है टैक्सेबल रहेगा? नहीं, ये सारा अमाउंट टैक्स फ्री रहेगा। मेच्योरिटी में जो मिलने वाला है, हमारे एब्सेंस में जो मिलने वाला है, ये सब कुछ टैक्स फ्री आएगा। ओके, आई फील इतने ही सवाल फिलहाल दिख रहे हैं। यहाँ पे जो भी अटेंडीज है, मेरा रिक्वेस्ट है अगर आपको और कुछ पूछना है अभी मैडम से तो आप लाइव पूछ सकते हैं, और आपके जो फाइनेंशियल प्लानर्स है वो भी सक्षम है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और दोस्तों, आज जो सेशन सुना ये डेफिनेटली कोई प्रोक्रास्टिनेटिंग या पोस्टपोन करने का विषय नहीं है, क्योंकि बच्चों का एडुकेशन जैसे मैडम ने बताया कि ये कोई प्रायोरिटी या लग्जरी नहीं होगी। ऑफ कोर्स ये प्रायोरिटी ही है, ये कोई लग्जरी नहीं होगी जिसे हम लिबरली ले सके। तो आज जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है ये आपके वेल विशर्स है, और ये दिल से चाहते हैं कि आपका इस तरह का प्लानिंग हो। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली उनके संपर्क में आके आप आपका फर्दर प्लानिंग जरूर समझ लीजिएगा। इस हमारे वेबिनार के चैट बॉक्स में हमने एक लिंक भेजा है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको आज का सेशन कैसे लगा, ये आप इस लिंक को क्लिक करके आपका फीडबैक जरूर दीजिए, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा। डेफिनेटली अगर आने वाले डेज में हम ऐसा कोई सेशन रखते हैं, आपको आपके फाइनेंशियल प्लानर इंटीमेट करेंगे, और आप जिनके वेल विशर है, आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, आपके ब्रदर्स सिस्टर या इवन आपके फ्रेंड्स होंगे, उनके बच्चों को भी गाइड करने के लिए, उनके बच्चों के भवितव्य को भी गाइड करने के लिए अगर आप चाहते हो इस तरह का कोई वैल्यूएबल इनपुट उन्हें मिले तो हमारा सेशन जरूर रेकमेंड कीजिएगा। सो मैडम, आई सपोज आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा एंड बहुत अच्छे इनपुट्स भी आपने दिए हैं। सो व्हाट डू यू, क्या हम डिक्लेयर कर सकते हैं आज का सेशन हम यहीं पे एंड करें? थैंक यू, या थैंक यू सो मच शिल्पा मैम, थैंक यू।